अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी लैब नंबर 11 है और इससे पहले मैंने इसकी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो भेजी थी जिसके अंदर हमने लिंक को स्टडी किया था कि लिंक क्या है। लिंक बेसिकली लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी है, जो कि एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लैंग्वेज को यूज़ करते हुए वेरियस डेटा सोर्सेज से डेटा को फेच कर सकते हैं। और हमने देखा था कि इसका बेनिफिट हमें क्या है कि अगर हम एक डेवलपर हैं जो बैकएंड डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को सीखा है हमने और हम उसमें डेवलपमेंट कर रहे हैं, जब हमें अपनी एप्लीकेशन को डायनामिक बनाने के लिए वेरियस डेटा सोर्सेज से एप्लीकेशन को डेटा फीड करना पड़ता है, तो हमें एक नई लैंग्वेज को सीखना पड़ता है, एक नया तरीका सीखना पड़ता है क्यूरी लिखने का, जिससे हम उस डेटा सोर्स से डेटा को फेच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें सीक्वल से यानी रिलेशनल डेटाबेसेस से डेटा को फेच करना है तो हमें स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज को सीखना पड़ता है। इसी तरह अगर हमें एक्सएमएल से डेटा को फेच करना है तो हमें एक्स क्यूरी लैंग्वेज को सीखना पड़ता है। तो डिफरेंट मैकेनिज्म्स यानी डिफरेंट डेटा सोर्सेज से डेटा को फेच करने के लिए हमें डिफरेंट तरीकाकार को सीखना पड़ता है। जबकि लिंक क्या है, एक कॉमन इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे डेटा सोर्स कोई भी हो तो हम एक कॉमन तरीके से उससे डेटा को क्या कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिंक टू सीक्वल। इसका मतलब यह है कि जब हम लैंग्वेज के अंदर कोई भी क्यूरी लिखेंगे वो हमें सीक्वल से डेटा यानी एसक्यूएल सर्वर से डेटा को फेच करने में हेल्प करेगी। ये जो लैंग्वेज के अंदर हम क्यूरी लिखेंगे सी शार्प में, ये बेसिकली ट्रांसलेट हो जाएगी इनटू एसक्यूएल लैंग्वेज और फिर हमें क्या मिलेगा, वहाँ से डेटा फैच होके आएगा। इससे पहले हमने एक मैकेनिज्म देखा था एडीओ डॉट नेट का मैकेनिज्म, जिसके ज़रिए से हम डेटा को डेटाबेस से फैच कर सकते थे या डेटाबेस के ऊपर डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते थे। अब ये दूसरा तरीकाकार है जिसकी मदद से हम डेटाबेस के ऊपर वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, क्रड ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है, सबसे पहले तो आप याद रखें कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है वन टू वन मैपिंग ऑफ डेटाबेस टेबल्स इनटू क्लासेस। यानी इससे क्या फ़ायदा होगा, जब हम लिंक टू सीक्वल को यूज़ करेंगे। अब हमारे पास एम एस सीक्वल के अंदर डेटाबेस बना हुआ है और उस डेटाबेस के अंदर कुछ टेबल्स हैं। लेट्स से अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जिस प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं क्लास में, यहाँ पर हमारे पास यूज़र का टेबल है और इस टेबल में कुछ कॉलम हैं। अब क्या होगा, जब हम लिंक टू सीक्वल को यूज़ करेंगे तो ये जो डेटाबेस के टेबल्स हैं ये ट्रांसलेट हो जाएंगे इनटू क्लासेस। यानी इधर यूज़र्स के नाम का टेबल है तो हमारे पास कोड में यूज़र के नाम की क्लास ये लिंक टू सीक्वल मैकेनिज्म टेक्नोलॉजी खुद बना के देगी, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। और उस क्लास के अंदर ये कॉलम एज अ फील्ड आ जाएंगी और ये सारे की सारी जो इन फील्ड्स के ऊपर कंस्ट्रेंट लगे हुए वो उस क्लास के अंदर जाके खुद ब खुद लग जाएंगे। तो हमारे पास जब भी हम इस टेबल से डेटा को फेच करेंगे तो वो हमें बेसिकली लिस्ट ऑफ दैट क्लास मिला करेगी। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। लेकिन अभी आप ये याद रखें कि बेसिकली लिंक टू सीक्वल में हमें क्या बेनिफिट मिलता है कि इसमें जो डेटाबेस के टेबल्स होते हैं वो ट्रांसलेट हो जाते हैं किसके अंदर, क्लासेस के अंदर। अब जब क्लासेस में ट्रांसलेट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं जब हम किसी चीज़ को फेच करेंगे। इस चीज़ को हम कहते हैं ORM। ये बेसिकली है आपके पास ORM। ORM का मतलब है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। यानी ये लिंक टू सीक्वल क्या है, आपके पास ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग है। यानी जो आपके पास डेटाबेस के टेबल्स हैं वो किस में ट्रांसलेट हो रहे हैं, क्लासेस के अंदर ट्रांसलेट हो रहे हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम ये सारा मैकेनिज्म या ये सारी टेक्निक यूज़ करके क्रड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये मेरे पास एक विंडोज़ फॉर्म बना हुआ है जिसको में हमने उसी यूज़र टेबल के अंदर जिस पर हम क्लास में काम कर रहे हैं डेटा को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर फॉर्म बनाया और जब डेटा इंसर्ट हो जाएगा उसको यहाँ पर हम डेटा ग्रिड व्यू के अंदर क्या कर देंगे, सिंपली शो कर देंगे। अब हम सबसे पहले ये करते हैं, चूँकि हमने लिंक क्यूरी को सीखा है पिछली क्लास के अंदर, तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर
लिंक टू सीक्वल को ऐड करें। तो आपने क्या करना है, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाना है, यहाँ पर प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, ऐड करना है, न्यू आइटम करना है। ये करने के बाद आपने यहाँ से डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। मेक श्योर कि आप यहाँ से डेटा को सिलेक्ट करें। उसके बाद आप यहाँ से लिंक टू सीक्वल के ऊपर क्लिक करें। अब लिंक टू सीक्वल क्लासेस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इसको कोई नाम दे दें। लेट्स सपोज मैं यहाँ नाम देता हूँ POSDB। इसके बाद यहाँ पर ऐड कर दें। ऐड करने के बाद आपको ये डिज़ाइनर विंडो मिलेगी। इसके बाद आपने सर्वर एक्सप्लोरर पर क्लिक करना है और यहाँ सर्वर एक्सप्लोरर में आपने डीबी को अटैच कर लेना है। मेरे पास अभी ये डीबी अटैच हुआ है, मैं इसको फिल वक्त डिलीट करता हूँ और दोबारा से अटैच करके बताता हूँ। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है, इधर आपने अपने सर्वर का नाम देना है, जो भी आपके सर्वर का नाम है। अगर आपको अपने सर्वर का नाम नहीं पता मालूम तो आपने यहाँ पर जाना है, यहाँ जाके ये सर्वर का नाम है, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद वापस यहाँ आएंगे, इस नाम को आप यहाँ पेस्ट कर दें। विंडोज़ ऑथेंटिकेशन और सर्वर ऑथेंटिकेशन के बारे में डिफरेंस आपको अब पता है। जिस डेटाबेस के साथ आप कनेक्ट करना चाहते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट करें, टेस्ट करें कि आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है या नहीं, ओके के ऊपर क्लिक करें। ये आपके पास कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा और सर्वर एक्सप्लोरर यानी वो डीबी आपके पास यहीं विजुअल स्टूडियो के सर्वर एक्सप्लोरर में ओपन हो जाएगा। यहाँ पर टेबल्स आएंगे, व्यूज आएंगे, प्रोसीजर्स आएंगे, सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। जिस भी चीज़ को आप लिंक टू सीक्वल के ज़रिए एक्सेस करना चाहते हैं उसको यहाँ से आप सिलेक्ट करें, ड्रैग करें और इस डिज़ाइनर विंडो पर लाकर छोड़ दें। ये आपको यहाँ पर अगर याद हो तो क्लास डायग्राम मिलेगी कि आपके पास यूज़र की एक क्लास है और उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हमने क्या कहा था कि ये जो यूज़र का टेबल है जब यहाँ पर आएगा हमारे पास लिंक टू सीक्वल की में, तो ये हमारे पास क्लास बन जाएगी। अब आपको कुछ कंसेप्ट पहले से याद भी होंगे, वेब के अंदर भी हमने पढ़े कि टेबल का नाम हमेशा प्लूरल होता है और जो हमारे पास क्लास होती है उसका नाम हमेशा सिंगुलर होता है। तो देखिए लिंक टू सीक्वल से जब मैंने यहाँ पर डिज़ाइनर विंडो में लेके आया, इसका नाम सिंगुलर हो गया क्योंकि ये क्लास बनी है, ये क्लास की डायग्राम है। अब वाकई इसको प्रूव करने के लिए कि ये क्लास बनी है, अब जो जो टेबल या जो जो प्रोसीजर आपने लाना है वो यहाँ पर लाकर आप इधर डायग्राम में यहाँ पर ड्रैग करके छोड़ेंगे तो उसकी क्लास बन जाया करेगी। यहाँ पर आप आ जाए सोल्यूशन एक्सप्लोरर में तो देखें आपके पास ये फाइल ऐड हुई है POSDB.dbml के नाम से। इसमें यहाँ पर आपके पास ये डिज़ाइनर विंडो ऐड हुई, में जाएंगे तो इधर आपको ये दो क्लासेस में ये अभी आपको यहाँ पर एक डीबी कंटेक्स्ट की क्लास मिलेगी। इसको आप पहले सेव करें, सेव करें, सेव करने के बाद इसको क्लोज कर दें। यहाँ जाएं, अब आपको जो मैंने सेव किया चूंकि मैंने वहाँ पर डिज़ाइनर में यूज़र की क्लास को ऐड किया था टेबल को ड्रैग करके, तो यहाँ पर एक यूज़र की क्लास मिल गई और ये दो क्लासेस आपको मिलेंगी। ये जो पहली क्लास है ये बेसिकली आपका डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगी। अगर आपको याद हो ADO.NET के अंदर हमें खुद जाकर कोड लिखना पड़ता था कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने का। यहाँ पर ये क्लास बन गई और ये क्लास रिस्पॉन्सिबल है डेटाबेस के अंदर कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए, उसको क्लोज करने के लिए। अब ये सारा काम ये क्लास करेगी, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर एक और क्लास बनी है यूज़र की, पार्शियल क्लास है। अब देखो जो भी हमारे टेबल के अंदर यहाँ पर अगर इस टेबल को देखें इसमें जो कॉलम्स थे वो यहाँ पर इस क्लास में आकर ये फील्ड्स बनी है और ये फील्ड्स बाद में जाकर इनकी प्रॉपर्टीज़, ये देखें ये फुल प्रॉपर्टी है, ये फील्ड है, ये फुल प्रॉपर्टी बनी है और ये प्रॉपर्टी वो फील्ड रिटर्न करती है। इस तरह से नेम की प्रॉपर्टी बनी है, फ़ोन की बनी में, यानी हर जो कॉलम हमारा था वो यहाँ पर आकर क्या बन गया, प्रॉपर्टी बन गया। और जो टेबल हमारा था जिस नाम का टेबल था उस नाम की हमारे पास क्या बन गई, क्लास बन गई। सॉरी, उस नाम की हमारे पास क्लास बन गई। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कहते हैं जब ये फॉर्म लोड हो, इसके लोड होने पर हम इस टेबल में जितना भी डेटा है उसको लिंक की मदद से यहाँ पर लोड कर लें इस ग्रिड के अंदर। तो हम आ जाते हैं, इस ग्रिड का अगर आप नाम देख लें तो इस ग्रिड को हमने एक नाम दिया हुआ है डेटा ग्रिड व्यू 1। इस फॉर्म के लोड पर हमने जो डेटा है लोड करके फेच करके डेटाबेस से इसमें लोड कर लेना है ग्रिड में। तो सबसे पहले मैं एक लिंक की क्यूरी लिख लेता हूँ। लिंक की क्यूरी लिखने का तरीकाकार हमने यहाँ पर लिखा वेरिएबल क्यूरी,
इज इक्वल टू, मैंने आपको कहा था सबसे पहले हम लिखेंगे फ्राम, अब डेटा सोर्स बताएंगे, मैं कहता हूँ फ्राम यूजर इन, डेटा सोर्स क्या है हमारे पास, अच्छा हमारे पास डेटा सोर्स यहाँ पर, अब डेटा सोर्स के लिए हम यहाँ पर एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास डीबी के साथ जो क्लास डील कर रही है उसका नाम है POSDB डेटा कंटेक्स्ट की क्लास, ये हमेशा बना करेगी। जो भी क्लास का नाम आप देंगे उसके आगे डेटा कंटेक्स्ट लिखा आएगा, ये इससे इनहेरिट होती है बेसिकली डेटा कंटेक्स्ट से। तो आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, दिस क्लास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन विद द डेटाबेस इन लिंक, जब आप लिंक यूज करेंगे तो ये क्लास लिंक टू सीक्वल आपको खुद बना के देगा और ये क्लास डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने पर आपको हेल्प करेगी। आप इसका क्या बना लेंगे, यहाँ पर आके सिंपली ऑब्जेक्ट बना लेंगे। अब अगर आप यहाँ पर देखें इसके साथ डॉट लगाएं तो डॉट लगाने पर आपको ये सारे टेबल मिला करेंगे, जितने भी टेबल आपने बनाए आपके डेटाबेस में हैं और जो आपने वहां से ड्रैग करके इस डिज़ाइनर पर डाले हैं, इस डिज़ाइनर विंडो पर आपने जो भी टेबल डाले हैं जो डायग्राम में, वो आपको सारे क्या हुआ करेंगे, मिला करेंगे यहाँ पर। अभी अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पर आपने जो टेबल ऐड किए हैं ये आपके पास अभी एक ही टेबल है, ठीक है जी, आपने एक टेबल ही यहाँ पर क्या किया है, ऐड किया। अगर आपने डिज़ाइनर के ऊपर और टेबल ऐड किए होंगे तो सारे टेबल आपको कब मिलेंगे, जब आप इस ऑब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे। अब वहां पर एडियो डॉट नेट में हमारे पास क्लासेस थी जो डेटाबेस के अंदर डेटा को क्या करती थी, इंसर्ट करती थी। हम क्यूरी लिखते थे, कमांड टाइप बताते थे, फिर उसके बाद क्यूरी को एग्जीक्यूट करते थे, क्यूरी को एग्जीक्यूट करते थे, फिर वो सारी चीजें हमें वो एग्जीक्यूट होके इंसर्ट होती थी। जबकि यहाँ पर अब हमारे पास काम बड़ा सिंपल हो जाएगा। अब हमने अगर फेच करना है तो हमने सिंपल लिंक की क्यूरी लिखी फ्रॉम यूजर इन, अब किधर से मेरे पास इस टाइम डेटा सोर्स जो है वो क्या है, मेरे पास ये यूजर्स का टेबल है। मैंने अब यहाँ पर कोई भी वेयर क्लास नहीं लगानी, मैंने सारे के सारे यूजर्स को सिलेक्ट कर लेना है, तो मैं वेयर क्लास को यहाँ से मिस कर दूंगा और सारे के सारे यूजर को सिलेक्ट कर लूंगा। अब इसके बाद मैं ये करूंगा, मेरी मर्जी है कि मैं यहाँ पर डेफर्ड एग्जीक्यूशन करूँ या मैं इमीडिएट एग्जीक्यूशन करता हूँ। ये आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि इमीडिएट एग्जीक्यूशन क्या होती है और डेफर्ड एग्जीक्यूशन क्या होती है। तो मैं यहाँ पर इसको टू लिस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर मुझे एक से ज़्यादा यूज़र्स मिलने वाले हैं, तो मैंने इसको यहाँ पर क्या कर दिया, टू लिस्ट कर दिया। ये मैंने इमीडिएटली ही इस क्यूरी को एग्जीक्यूट कर दिया। अब क्या होगा, ये लाइन क्यूरी एग्जीक्यूट होने के बाद इस क्यूरी वेरिएबल के अंदर क्या आ जाएंगे, यूज़र्स आ जाएंगे। तो मैं इसको आसानी के लिए क्या लिख देता हूँ, यूज़र्स लिख देता हूँ। ये जो यूज़र्स आए हैं ये मैंने अब पास करने हैं किसको, इस डेटा ग्रिड व्यू को। तो मैं यहाँ सिंपली क्या करूंगा, इस डेटा ग्रिड व्यू का नाम रख लूंगा डेटा ग्रिड व्यू 1, जो इसका नाम है, साथ इसको जो डेटा सोर्स देना है, अब इसको मैं ये डेटा सोर्स प्रोवाइड कर दूंगा इज इक्वल टू यूजर्स। सिंपल, मैंने क्या किया, जो डीबी के लिए क्लास बनी थी उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, क्यूरी लिखी, डेटा सोर्स मेरे पास इस टाइम जो है वो क्या है, एसक्यूएल डेटाबेस का टेबल है। अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो लिंक टू सीक्वल है, लास्ट एग्जांपल के अंदर लास्ट वीडियो में जो डेटा सोर्स था वो सिंपल अरे थी और यहाँ पर जो डेटा सोर्स है वो एक पूरा रिलेशनल टेबल है, रिलेशनल डेटाबेस का एक टेबल है। तो लिंक टू सीक्वल का फायदा क्या है कि आपके पास मल्टीपल डेटा सोर्सेज से डेटा को फेच करने के लिए ये यूज किया जा सकता है। फिर मैंने यहाँ पर इमीडिएट एग्जीक्यूशन की ताकि ये क्यूरी इसी लाइन में रन हो जाए और जो भी यूजर्स आते हैं, रिकॉर्ड आता है, वो इस यूजर्स को मिल जाए। और फिर मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर पास कर दिया, एज अ डेटा सोर्स सेट कर दिया। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास ये रिकॉर्ड हमें सारे डेटा ग्रेड में फैच होके मिलेंगे। यहाँ पर मैं आता हूँ, अच्छा ये एक हमारे पास, इसको हटा देता हूँ मैं एक नेम में, अभी इसको मैं रन करता हूँ। ये देखें ये सारे के सारे रिकॉर्ड हमारे पास क्या हो गए, फैच होके आ गए। इस तरह से ये लिंक टू सीक्वल की मदद से हमने डेटा को क्या कर दिया, फैच कर दिया। ये एक इंतहाई
ये एक इंतहाई सिंपल प्रोसेस था जिसके ज़रिए हमने क्या किया, 3 लाइनों के अंदर ही ये काम कर दिया। अब हम क्या करते हैं, मैं आपको ऐड का तरीकाकार भी बता देता हूँ कि ऐड कैसे करना है। ये हमने फेच वाला काम कर दिया, रिट्रीवल वाला। अब ऐड के लिए मैं यहाँ पर ऐड यूज़र पर क्लिक करता हूँ और अब मैंने डेटाबेस के अंदर डेटा को ऐड करना है। अब ये जो क्लास हमने अभी यूज़ की थी, यहाँ पर देखें, ये अगर आप यहाँ पर नज़र दिलाएं तो ये तो हमारे पास आ गई थी लिस्ट। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा गौर करेंगे, लेकिन मैं इसको ज़रा कर लूँ, तो हमारे पास एक क्लास बनी है जो कि किसकी है, यूज़र की क्लास है। अब हमने यूज़र्स के टेबल में जब डेटा इंसर्ट करना होगा तो हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको इंसर्ट करेंगे टेबल के अंदर। ये लिंक टू सीक्वल का फ़ायदा होगा कि हम बेसिकली काम किस पर कर रहे हैं, क्लासेस के अंदर, ऑब्जेक्ट्स के अंदर, और फिर उसी ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को क्या कर रहे हैं, डीबी के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं। ठीक है, अब क्लासेस हैं और क्लासेस को हम डील कर रहे हैं, एंटिटीज हैं बेसिकली हमारे पास। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले इस यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, यूजर इज इक्वल टू न्यू यूजर। अब मैं जो भी डेटा फ्रंट एंड से रीड करूंगा वो मैं इस यूजर की प्रॉपर्टी में सेट कर दूंगा। जो मैंने आपको बताया था कि लिंक टू सीक्वल ने क्या किया, आपके डेटाबेस के टेबल को ट्रांसलेट कर दिया इनटू C# क्लास। ठीक है, तो अब मैं उस क्लास की मदद से क्या कर रहा हूँ, उसके ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा को फिल कर रहा हूँ। लेट्स से यूजर डॉट नेम में मैं क्या फिल कर देता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ जो भी फ्रंट एंड से मेरे पास नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स से डेटा आएगा, नेम टीबी डॉट टेक्स्ट। इसको स्ट्रिंग करने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों स्ट्रिंग ही हैं। फिर इसी तरह से ईमेल, ईमेल में इसी तरह ईमेल टीबी डॉट टेक्स्ट। फिर इसी तरह से फ़ोन, फ़ोन टीबी डॉट टेक्स्ट। फिर इसी तरह यूज़र डॉट जेंडर, जेंडर में मैं लगा देता हूँ कि अगर मेरे पास मेल आरवी जो बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड है, जिस तरह से हमने एडियो डॉट नेट में किया था क्रॉड ऑपरेशन के दौरान। अब देखें यहाँ पर ये जो जेंडर है इसकी टाइप बाइट है, तो मैं यहाँ पर अगर 1 लिखूंगा तो मुझे इसको बाइट में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा कि अगर मेल आरबी मेल रेडियो बटन चेक है तो हमारे पास डीबी में क्या स्टोर हो, 1 स्टोर हो। लेकिन इस 1 को हमने बाइट में रखना है क्योंकि डीबी में हमने ये जो जेंडर बनाया था इसकी जो हमारे पास टाइप रखी थी वो बाइट रखी थी। तो जो लिंक टू सीक्वल ने यूज़र की क्लास बनाई है उसमें जो जेंडर की फील्ड बनाई है, प्रॉपर्टी बनाई है, उसकी टाइप बाइट रखी है, इसलिए हमने बाइट स्टोर करना है। और अगर ये सिलेक्ट नहीं हुआ, मतलब अगर मेल आरबी सिलेक्ट नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली क्या सिलेक्ट है, इसका मतलब है फीमेल, और फीमेल के लिए हम क्या स्टोर कर रहे हैं, 0 स्टोर कर रहे हैं। सेम गोज विद जेंडर। हो गया, हमारे पास स्टेटस है, स्टेटस के लिए भी हम ऐसे ही रखेंगे। यहाँ सिंपल हम चेक कर लेंगे, अगर हमारे पास जो स्टेटस कंबो है डॉट उसका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है, अगर वो इक्वल इक्वल टू एक्टिव है तो हमारे पास 1 है, अदरवाइज 0 है। अब ये देखिए हमने यूजर के ऑब्जेक्ट को फिल कर लिया, नेम, ईमेल, फोन, जेंडर, स्टेटस। अब हमने इसको इंसर्ट करना है डीबी के अंदर। तो देखें, अब डीबी से टेबल कैसे गेट करेंगे, मैंने आपको कहा ऑब्जेक्ट बनाएंगे। किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये क्लास है पीओएस डीबी कंटेक्स्ट की क्लास, इसको यहाँ पर लाएं, इसको ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इससे टेबल को गेट करना है, जिस टेबल में इंसर्ट करना है, डॉट। अब इंसर्ट करना है तो यहाँ पर हम एक मेथड कॉल करेंगे, इंसर्ट ऑन सबमिट। इस मेथड को चाहिए एंटिटी, किस टाइप की, इस यूजर की क्लास की टाइप की, यूजर की क्लास की टाइप की एंटिटी ये हमने बनाई है ना, उसको हमने फिल भी कर लिया डेटा के साथ। अब हम यहाँ पे यूजर, वो यूजर पास कर देंगे। इस यूजर के वेरिएबल में ये सारा डेटा आ गया, ये क्या होगा, ये डेटा जाके यूजर्स के टेबल में ऐड हो जाएगा, ये मेथड खुद ऐड कर देगा। मेथड कहाँ से मिला, ये लिंक टू सीक्वल से मिला। अब ये मेथड चलने से ये डेटा डीबी में ऐड होकर परसिस्ट नहीं करेगा, यानी आपने ये ट्रांजैक्शन चलाई है लेकिन ये ट्रांजैक्शन परसिस्ट
नहीं करेगी। कब तक? जब तक आप यहाँ पर सेव चेंज कॉल ना करें। तो आपने इसके बाद एक सबमिट चेंज का मेथड कॉल करना है। जब आप ये कॉल करेंगे तो एक्चुअल में जाके आपका डेटा डीबी के अंदर क्या होगा, ऐड होगा। अब मैं यहाँ पर करता हूँ mbox डॉट शो और यहाँ मैं लिख देता हूँ यूजर एडेड सक्सेसफुली और इसको मैं क्या कर देता हूँ, रन करता हूँ और देखते हैं कि हमारे पास यूजर ऐड होता है या नहीं होता। हमारे पास लिखा आ गया यूजर एडिट सक्सेसफुली। अभी हम जाते हैं डीबी में। डीबी में जाकर हम देखते हैं, यहाँ से हम जाएंगे सर्वर एक्सप्लोर में, या यहाँ भी आप देख सकते हैं, सर्वर एक्सप्लोर में भी देख सकते हैं। मैं इधर ही इसको क्या कर देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ इस क्यूरी को। ये देखें ए पी के जो हमने अभी ऐड किया वो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर डेटा हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, एक चीज़ अगर आपने नोट की हो, तो जब ये डेटा हमारे पास ऐड होता है तो मैं चाहता हूँ कि उसी टाइम पर ग्रिड यहाँ पर क्या हो जाए, रिफ्रेश हो जाए। अभी वो ग्रिड रिफ्रेश नहीं हो रही। अभी हमें क्या करना है, इस ग्रिड को रिफ्रेश करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो यहाँ पर मैंने कोड लिखा है, यहाँ पर इस कोड को मैं उठाता हूँ और उठाकर मैं क्या कर देता हूँ, इस जगह से उठाकर मैंने एक फंक्शन यहाँ पर प्राइवेट बना लिया रिफ्रेश यूजर ग्रिड के नाम से। यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इसको पेश कर देता हूँ। अब जिस जिस जगह मुझे क्या करना है, ग्रिड को रिफ्रेश करना है ताकि डीबी से दोबारा डेटा आए और ग्रिड को मिले। यानी फॉर एग्जांपल मैंने ऐड किया, ऐड करने के बाद मैं चाहता हूँ ग्रिड रिफ्रेश हो जाए। रिफ्रेश होने का मतलब क्या है, दोबारा डीबी से नया डेटा लाओ और उसको नए डेटे से फिल कर दो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये यूजर ऐड होने के बाद इसको क्या कर दूंगा, रिफ्रेश करा दूंगा। और जब पहली दफा फॉर्म लोड हुआ है तो ग्रिड में जो भी डेटा है, जो भी टेबल में डेटा है वो भी तो शो कराना है ना। पहली दफा जब लोड हुआ है, अब ये ऐड नहीं किया, ये तो ऐड में किया ना कि जब ऐड हो जाए उसके बाद रिफ्रेश कराओ। लेकिन जब हमारे पास पहले से पहली दफा फॉर्म को लोड किया, उस टाइम जो यूजर के टेबल में डेटा पड़ा था वो शो कराने के लिए मैंने फॉर्म के लोड पर ही रिफ्रेश ग्रिड को कॉल कर दिया। अब अगर आप जाएंगे यूजर को ऐड करेंगे तो उसी टाइम आपके पास नया यूजर ऐड हो जाएगा। ये देखें, ये उसी टाइम यहाँ पर हमारे पास लोड हो गया। तो इस तरह से आपके पास जो है ऐड का और फैच का ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। आपने डिलीट का सिंपली ऐसे ही डिलीट का भी हो जाएगा और आपके पास अपडेट का भी ऐसे ही ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को जो टास्क, ये टास्क नंबर 11 है आपका, यहाँ पर आपको 12 नजर आएगा लेकिन ये टास्क 11 है। 12 में इसके बाद करूँगा, एक और टास्क करने के बाद जो 11 वाला है वो मैं आपको दूंगा। ये 12 वाला जो टास्क है इसमें आप देख लें आपने करना क्या है। आपने जो लैब नंबर 10 में प्रोजेक्ट कर रहे थे उस प्रोजेक्ट को आपने आगे कंटिन्यू करना है। जहाँ पर आपने ये स्टेटसिस का टेबल बनाया था 10 में, आपने उसी को कंटिन्यू करना है। तो आपने करना ये है, लिंक टू सीक्वल को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना है जैसे मैंने ऐड किया, ताकि आपके पास क्या हो जाए, आपके पास कैसे ऐड करेंगे लिंक टू सीक्वल को, एक दफ़ा दोबारा देख लें, ये वाली चीज़ें आ जाएं। आपने सिंपल यहाँ से राइट क्लिक करना है, ऐड पे जाना है, न्यू आइटम पे जाना है, डेटा पे जाना है और लिंक टू सीक्वल को ऐड कर लेना है। ये करने से आपके पास क्या आ जाएगा, डिज़ाइनर विंडो आएगी। एक्सप्लोरर ओपन करना है, सर्वर एक्सप्लोरर, और जिस जिस टेबल को यूज़ करना है उसको यहाँ पर ड्रैग कर लेना है। आपके पास ये दो क्लास, ये बन जाएगा डीबी कंटेक्स्ट और साथ में जिस टेबल को यूज़ करना है उसकी क्लास बन जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद वन टू वन मैपिंग करनी है। यानी जब आप डिज़ाइनर पर आएंगे आप ड्रैग करके लाएंगे वो वन टू वन मैपिंग हो जाएगी। यूज़ लिंक टू सीक्वल क्यूरीज और मेथड्स टू परफॉर्म करड ऑपरेशन। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, इसमें आपने सारे करड ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करने, आपने सिर्फ ऐड और रिट्रीव का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यानी जिस तरह का भी मैंने बना दिया ऐसे ही आप बना के ऐड और रिट्रीव का ऑपरेशन ही क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे।
लेकिन आपने उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है कि लेफ्ट पैनल में आपने मैनेज स्टेटसेस को लिखना है, जिस जो आप लैब पिछले उसमें स्ट्रक्चर बनाते आ रहे हैं, और मैनेज स्टेटसेस के मेन्यू को सिर्फ और सिर्फ उस बंदे को शो हो जो एडमन रोल में हो। ये भी आप पीछे किसी लैब में करके आ चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ चेंज ये है कि इधर करंट ऑपरेशन में आपने सिर्फ कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, CR यानी क्रिएट और रिट्रीव। थोड़ा सा मैं आसान कर देता हूँ आपके लिए, अपडेट और डिलीट को फिलहाल आप रहने दें, अपनी ट्राई के लिए बेशक कर दें। टास्क में आपने क्रिएट और रिट्रीव ही परफॉर्म करने हैं, और कौन से टेबल पर, सिर्फ इस स्टेटस के टेबल पे। यानी यहाँ पर फील्ड भी एक है सिंपल, आपने क्या करना है इस टेबल पर क्रिएट का और रिट्रीव का आपने क्या करना है ऑपरेशन परफॉर्म कर लेना है। आई होप कि आपको चीज़ों की समझ आई होगी। इन केस अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, लेकिन इस टास्क को आपने अच्छे तरीके से करना है ताकि चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।